दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। अभी तक हमने इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ लाया है। हम कोर्स नंबर MPC 001 MA साइकोलॉजी का 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड लर्निंग एंड मेमोरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इसका ब्लॉक फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी डिटेल में उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। अब हम मेमोरी लर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग की, CIP मॉडल। इंफॉर्मेशन थेरीज जो हैं वो लर्निंग को मेनली प्राइमरीली या हम करें ज़्यादातर जो है वो कैसे अप्रोच करते हैं, थ्रू अ स्टडी ऑफ मेमोरी। लर्निंग को कैसे अप्रोच करते हैं? थ्रू द स्टडी ऑफ मेमोरी को स्टडी करके। ठीक है। The following cognitive information processing model of learning presents a well-established paradigm of cognitive behavioral psychology. The model articulates the limited capacity of working memory. कहता है कि ये जो CIP मॉडल है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? एक वेल एस्टेब्लिश पैराडिग्म, एक पैटर्न। किसका पैटर्न? कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी का। ठीक है, थिंकिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो है एक पैटर्न, एक मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो मॉडल, जो पैराडिग्म, ठीक है, जो पैटर्न इस्टेब्लिश्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है लर्निंग, ये जो मॉडल है ये उसको प्रेजेंट करता है। मॉडल क्या आर्टिकुलेट करता है? आर्टिकुलेट मतलब कि क्लियरली क्या एक्सप्रेस करता है कि जो वर्किंग मेमोरी है उसकी क्या है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वर्किंग मेमोरी इज टास्क्ड विद, कैसे काम करती है? विद द बर्डन ऑफ प्रोसेसिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग मेमोरी में जो है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन आती रहती है और उसको उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फिर उसका रिट्रीवल करना पड़ता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। सो जो हमारी वर्किंग मेमोरी है दैट इज़ बर्डन विद द प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, देन ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके बाद उस मेमोरी को रिट्रीव भी करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। सो वर्किंग मेमोरी जो है वो बर्डन रहती है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा काम रहता है, लोडेड रहती है काम से। तो द कॉन्सेप्ट जो है कॉग्निटिव लोड का, ठीक है, कहने का कॉग्निटिव लोड क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क इम्पोज्ड ऑन वर्किंग मेमोरी, वो काम, ठीक है, जो वर्किंग मेमोरी के पास है बाय लर्निंग टास्क, किसी टास्क को लर्न करते समय, ठीक है, इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ वर्किंग मेमोरी। किसके ऊपर बेस्ड करता है? कि वर्किंग मेमोरी के जो फंक्शंस को की ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है इन मेमोरी कैन बी व्यूड फ्रॉम अ कंप्यूटर मॉडल पर्सपेक्टिव। अगर हम एक कंप्यूटर का मॉडल देखें तो मेमोरी भी बिल्कुल इसके मॉडल पे काम करती है। कंप्यूटर में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको रिट्रीव करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। सिमिलरली हमारी मेमोरी भी ऐसे ही काम करती है। ह्यूमन माइंड जो है इट टेक्स इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर परफॉर्म करता है ऑपरेशन इसके ऊपर टू चेंज इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म और कंटेंट को चेंज करने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। फिर उसको रिट्रीव करना है व्हेन एवर नीडेड, जब ज़रूरत है, और उसमें से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है। सिमिलरली जैसे कि कंप्यूटर का मॉडल करता है। प्रोसेसिंग जो है इट इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? एनकोडिंग मतलब गैदरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और रिप्रेजेंट करना। फिर स्टोरेज मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड रखना। ठीक है, फिर रिट्रीवल, उस इन्फॉर्मेशन को निकालना जब उसकी ज़रूरत है। ये जो सारा सिस्टम है इट इज़ गाइडेड बाय अ कंट्रोल प्रोसेस, जो एक कंट्रोल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, दैट डिटर्मिन्स हाउ एंड व्हेन इन्फॉर्मेशन विल फ्लो थ्रू ए सिस्टम। जो क्या डिटर्मिन करता है? इन्फॉर्मेशन कैसे और कब जो है सिस्टम से फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्चुअली होती कैसे है। जैसे कि पहले कहा कि कॉग्निशन जो है वो क्या है, थिंकिंग में क्या होता है?
एनकोडिंग होती है, स्ट्रक्चरिंग होती है, स्टोरिंग होती है, रिट्रीविंग होती है, यूजिंग और अदरवाइज लर्निंग नॉलेज, नॉलेज को यूज़ करते समय या उसको लर्न करते समय। ये किसने बोला था? नेसर ने कहा था 1967 में। देयर आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेवेल एट एल। फ्लेवेल एट एल का मतलब है एंड अदर्स, ठीक है। 2002 में दे फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परस्पेक्टिव ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन से हैं? ब्रेन जो है वो क्या करता है? चेंजेस, ब्रेन में जो चेंजेस आती हैं ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एक्सपीरियंस। ब्रेन में जो चेंजेस आती हैं वो जो भी बायोलॉजिकल मैचुरेशन कहते हैं जो लिविंग प्रोसेसेस, जो लाइफ के दौरान प्रोसेसेस चलते हैं उनकी मैचुरेशन पे डिपेंड करते हैं। एक्सपीरियंस कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कि एक इंसान के लाइफ प्रोसेसेस के दौरान, लाइफ के दौरान कौन कौन से एक्सपीरियंस वो कर रहा है, कितनी मैच्योरिटी उसमें आ रही है डे बाई डे, ठीक है। दिन ब दिन जो हमारे अंदर चेंजेस आती हैं उसमें मैच्योरिटी आती है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, जैसी मर्जी हो, ठीक है। ठीक है, फिज़िकली भी हम लोग ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, और बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्सपीरियंसेस इन आर लाइफ वो भी जो है हम धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, ठीक है। लाइक एक छोटा सा बच्चा है तो सबसे पहले वो सक करना सीखता है, दूध को बॉटल से पीता है, फिर बॉटल छोड़ता है, ग्लास पे आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने लगता है धीरे धीरे। पहले हम खुद खिलाते हैं, फिर बाद में वो खुद खाना सीखता है। अब इंक्रीज, इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड नॉलेज डेवलपमेंट। कि मैच्योर होने की वजह से या नॉलेज में की डेवलपमेंट होने से प्रोसेसिंग कैपेसिटी में कितना इंक्रीज़ आया है, स्पीड में कितनी इंक्रीज़ आई है, एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हुई है। मॉडिफिकेशंस ऑफ कनेक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शंस में कित कौन कौन से मॉडिफिकेशंस आए हैं, क्या नया आया है, ठीक है, क्या मॉडिफाई हुआ। न्यू इमर्जेंट कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट जो अराइज हो रहे हैं कहाँ से? रिपीटेड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट की चेंजेस से अडेप्ट होते जाते हैं हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और इसको रिपीट कर करके इसमें से नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन, की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है और मेटाकॉग्निशन भी। मेटाकॉग्निशन का मतलब है सेल्फ नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेसेस, कि अपनी नॉलेज, खुद को समझना, ठीक है। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं कि काम होता कैसे एक्चुअली। सबसे पहले तो कोई इनपुट आए, ठीक है, स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस आया, इनपुट गया, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में कहाँ गया? सेंसरी मेमोरी जो है कुछ सेकंड्स के लिए होती है, मतलब लेस देन हाफ सेकंड के लिए होती है, और अगर इसको अटेंशन ना दी जाए तो ये भूल जाता है इंसान। अटेंशन के बाद ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर एनकोडिंग ना की जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, भूल जाएगा हमें। सो उसकी एनकोडिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब एक बार चीज़ चली जाती है वहाँ परमानेंट हो जाती है, वहाँ से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल है ऐसे। उसके बाद हम बात करेंगे अब एनकोडिंग की, ठीक है। एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस और इवेंट। कब होता है? जब आप कोई, ये तब होती है एनकोडिंग जब आप इनिशियल प्रोसेसिंग हो रही है, कोई स्टिमुलस आया है, कोई इवेंट है। फिर मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसेस दिस प्रोसेस। मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस क्या करेंगे? इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैच्योरेशन, टेम्पेस्टर 1981 में, अगर हम मैच्योरेशन की बात करें तो टेम्पेस्टर ने 1981 में क्या सजेस्ट किया कि जो एक एडल्ट की कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी की, वो 5+2 है, ठीक है। और डिजिट्स माइट बी एज सच एज 2 डिजिट लोअर फॉर चिल्ड्रन, और यही कैपेसिटी बच्चों के लिए 2 डिजिट कम होगी, और जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 2 डिजिट लोअर होगी, ठीक है। और 1 डिजिट लोअर होगी उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 9 साल है।
एज फॉर एक्सपीरियंस इन अ सीरीज ऑफ वेल नोन स्टडीज़ ऑफ एक्सपर्टाइज, कहता है कि अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो जो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो एक्सपर्टाइज हैं, नोवाइसेस क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन करने में उतने अच्छे नहीं होते, उतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर सकते जितने कि एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन नोवाइसेस एंड एक्सपर्ट्स क्या रहेगा, नोवाइसेस समझते हो नए नव सीखे, और एक्सपर्ट्स के बीच में क्या रहेगा, इज ए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की को स्ट्रक्चर करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की। इनकोडिंग को इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक्स में ऐसा है, इसलिए मुझे इसी तरीके से आपको समझाना पड़ रहा है। लेकिन अगर अब हम सिंपली बात करें तो इनकोडिंग क्या है कि जो भी आपने स्टिमुलस किया है, ब्रेन उसको एज इट इज़ तो नहीं लेगा, लाइक हम ट्री देख रहे हैं, ब्रेन उसको सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड करेगा, ठीक है। हमारे जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, वो उसको सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक भेजेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल वही है, जैसे कंप्यूटर उसको इनकोड करता है ना इन्फॉर्मेशन को अपने उसमें नंबर्स में, उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में उस चीज़ को रिसीव करता है, ठीक है। ये इनकोडिंग है। अब इन्फॉर्मेशन आई, उसको स्ट्रक्चर भी करना है और उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे लर्नर प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जब लर्नर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है तो स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। लर्नर की जो एबिलिटी रहती है चेंजेस ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी भी मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के साथ चेंज होने लगती है, ठीक है। व्हेन प्रेजेंटेड विद इन्फॉर्मेशन दे आर आस्क्ड टू रिमेंबर, जब उनको इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो उनको याद रखने के लिए कहा जाता है। यंगर चिल्ड्रन डू नॉट रिहर्स इन्फॉर्मेशन, जो यंगर बच्चे हैं वो उसको रिहर्स नहीं करते उसको याद रखने के लिए। लाइक एज दे गेट इन टू द स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं, दे बिगिन टू डेवलप और टॉट वेरियस स्ट्रैटेजीज़, उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया जाता है और वो उन स्ट्रैटेजीज़ को, स्किल्स को सीखते हुए उनको डेवलप करते हैं अच्छे से। एट फर्स्ट दीज स्ट्रैटेजीज आर ओनली यूज्ड व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय समवन एल्स, शुरू शुरू में तो जब कोई प्रॉम्प्ट करता है तभी वो इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और उनको यूज़ करने लगते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। चाइल्ड विल इंक्रीजिंगली यूज़ दी स्ट्रैटेजी स्पॉन्टेनियसली, और वो इन स्ट्रैटेजीज़ को स्पॉन्टेनियसली भी यूज़ करने लगे। ये किसने कहा था? फ्लेवेल ने, और उसके कुछ और साथियों ने 2002 में कहा था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ जो रहेंगी, ठीक है, अ चाइल्ड डेवलप्स इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना। दिस इज़ इन टर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइल्ड्स एबिलिटी टू कैटेगराइज, और वो कैसे होगा कि बच्चे की कैपेसिटी कैसी है उसको कैटेगराइज करने की। एज इज़ द केस विद अदर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़, दिस एबिलिटी चेंजेस, जैसे बाकी केसेस में हो रहा है वैसे इस केस में भी होगा। जैसे जैसे मैच्योरेशन बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो ये एबिलिटी भी की कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स। जो बेसिक टाइप है कैटेगराइजेशन की वो है कि स्पेसिफिक इवेंट्स को ग्रुप करना, आइडियाज़ को ग्रुप करना, लोगों को ग्रुप करना, चीज़ों को ग्रुप करना कॉन्सेप्ट्स में। रॉश और उसके कुछ कलीग्स ने क्या कहा था, डेमोन्स्ट्रेटेड टू फंडामेंटल फीचर्स, उन्होंने दो फंडामेंटल फीचर्स के बारे में बताया टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट के लिए। द ईज ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स दैट आर नॉट, कि उन लोगों के लिए सिमिलरिटीज़ क्या है, उस मेंबर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है उसके मेंबर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अगर हम, तो बच्चा जो है एनिमल एज सच टर्म को नहीं समझेगा, वो डॉग और कैट को ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। उनकी सिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेगा और उनके डिफरेंसेस को भी वो आइडेंटिफाई कर सकेगा। फिर धीरे धीरे वो एबल हो जाएगा एनिमल्स और प्लांट्स के बीच के डिफरेंस को करने में। दिस हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन एज वी डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है जब हम बच्चों के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। यूथ दैट कैन हेल्प देम डेवलप देयर, इससे क्या होगा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज कैपेसिटी है वो धीरे धीरे अच्छे से डेवलप होने लगेगी, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव, कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी है, कितनी रिट्रीव की जा सकती है, रिलेटिव टू अ स्टिमुलस और इवेंट ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। कोई स्टिमुलस और इवेंट के हुआ, इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, रिट्रीव होगी,
वो भी टाइम के साथ जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल प्रायर टू अबाउट एज 7, 7 मंथ से पहले क्या होता है, इन्फेंट जो है जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने है तब तक वो उसके पीछे पीछे घूमेगा, लेकिन एक बार उसके सामने से हटा दिया तो वो उसको नहीं ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही इन्फेंट जो है ऑब्जेक्ट को इनकोड कर लेगा, लाइक रैटल, उसके पास चला जाएगा, लेकिन जब उसके सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 7 मंथ की उम्र को अटेन कर लेगा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो हो जाएगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं भी है तो भी वो उसे ढूंढेगा। ठीक है। अ सीरीज़ ऑफ स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बाउर, मैंडलर, उसके कुछ और एसोसिएट्स थे, फ्लेवेल थे, कुछ और थे। इन सब ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइल्ड की जो इंक्रीजिंग एबिलिटी है सिंपल मल्टीपल एक्ट सीक्वेंसेस को परफॉर्म करने की, वो इंक्रीज़ होती है। 13 मंथ की उम्र तक जो है इन्फांट जो है वो क्या रिप्रोड्यूस करने लगता है 3 एक्ट सीक्वेंसेस को। 24 महीने की उम्र में 5 एक्ट सीक्वेंसेस को तक पहुंच जाता है, और 30 महीने की उम्र में वो 8 सेपरेट एक्शंस कर सकता है। और चिल्ड्रन जब लैंग्वेज स्किल्स गेन कर लेते हैं तो उनकी एबिलिटी जो है स्टोर और रिकॉल करने की, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को वो इंक्रीज़ होने लगती है। दिस इज़ शोन फर्स्ट इन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़। पहले ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट जो रहता है डेली एक्टिविटीज़ का उसमें दिखता है। उसके बाद जो ऐसे चीज़ें जो विटनेस करता है, सुनता है, फिर वो उनको भी स्टोर करने लगता है। फ्लेवेल ने 4 ऑब्जर्वेशंस जो हैं दी थी अबाउट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या थी उसमें? सबसे पहले है कि स्ट्रैटेजी विल कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर इट इज़ फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन इट्स मैच्योर फॉर्म। स्ट्रैटेजी तब तक डेवलप होती रहेगी जब तक वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो जाती। दिस कंटिन्यू डेवलपमेंट में टेक मंथ्स और इवन ईयर्स। ये जो डेवलपमेंट है इसमें कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं। ठीक है। तो कहता है कि जब चिल्ड्रन जो हैं वो कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी शो करते हैं इन स्ट्रैटेजीज, यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज। चिल्ड्रन ऑफन गो बैक एंड फोर्थ एंड देयर, वो बार बार उन स्ट्रैटेजीज़ को आगे पीछे हर तरीके से टटोलते हैं और चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ वो उनको सही से करने लगते हैं। चिल्ड्रन डिफर इन देयर एबिलिटीज़ टू इंटीग्रेट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ में डिफ़र करते हैं और स्ट्रैटेजीज़ को इंटीग्रेट कर लेते हैं सक्सेसफुल पैटर्न, सक्सेसफुल लर्निंग के लिए। चिल्ड्रन मस्ट बी एम्पल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सक्सेसफुल लर्निंग प्रोग्राम। चिल्ड्रंस को जो है बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल लर्निंग प्रोग्राम्स जो उनके लिए काम करें उनको डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें।